जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ईरान ने और खुमैनी साहब ने जो पूरे विश्व के ताकत के संतुलन का पूरी व्यवस्था थी, उसको बदल कर रख दिया है। देखिए, अपने जीवन में भी आप महसूस करते होंगे, अपने आसपास के जीवन में भी महसूस करते होंगे कि एक पर्टिकुलर पीढ़ी का, एक पर्टिकुलर समय काल का जीवन एक व्यवस्था के अनुसार चलता है। फिर अचानक कोई एक नया समूह या समाज या व्यक्ति ऐसी खोज लेके आता है जिससे पूरा संतुलन बिगड़ जाता है और फिर पूरे समाज को या देश को उस नई व्यवस्था से अपने को व्यवस्थित करने का प्रयास करना पड़ता है। और ये रोज अपने जीवन काल में आप देखते हैं। जैसे हमारे ही जीवन में अगर देखें, 3 पीढ़ियों को आप देखें जिनको नॉर्मली लोग देखते हैं, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के जीवन को, अपने पेरेंट्स के जीवन को, अपने जीवन को और अपने बच्चों के जीवन। आप ये देखेंगे कि पूरा जो ग्रैंड पेरेंट्स का समय था, उस समय की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल अलग थी। जो संतुलन था वो बिल्कुल अलग था। पति पत्नी का आपस में व्यवहार, ससुराल में व्यवहार, मायके में व्यवहार, पिता पुत्र का व्यवहार, वो बिल्कुल अलग था। और लोग उस समय की उसी व्यवस्था से बिल्कुल आदी हो चुके थे और उसका पालन करना ही ये माना जाता था कि सामाजिक नियम है। पेरेंट्स के समय में व्यवस्था बदली, कुछ खुलापन आया, उन्मुक्तता आई, नियम बदले। हमारे समय में और आए, बच्चों के समय में बिल्कुल जीवन बदल गया। पुरानी जनरेशन को लगता है कि उसका समय बेहतर था, नई जनरेशन का समय अच्छा नहीं है। नई जनरेशन को लगता है पुरानी जनरेशन कैसे इन नियमों के तहत जी पाती थी। लेकिन हर पीढ़ी को अपने अनुसार जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट करना पड़ता है और अपने को जीना पड़ता है। इसी प्रकार से आप आसपास अपने जीवन में देखते होंगे और हमने देखा है, बल्कि आज से 50-60 साल पहले जो व्यवस्था थी वो बड़ी धीरे धीरे बदलती थी। पहले लोग साइकिल में चलते थे, बहुत पैसे वाले माने जाते थे। स्कूटर होना एक बहुत पैसे वाला माना जाता था। कार होना तो इसका माने बहुत ही ज्यादा रईस आदमी है। हमारी जनरेशन में कार नॉर्मल चीज हो गई, स्कूटर मोटरसाइकिल नॉर्मल चीज हो गई। लेकिन अगली जनरेशन में और पीढ़ी आगे बढ़ गई और पूरी उनकी व्यवस्था बदल गई। और हम आप देखते हैं, और अगली जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो आपके 2 बच्चे हैं, अगर मान लीजिए उनमें 7 साल का डिफरेंस है, तो आप देखेंगे कि बड़े बच्चे की जनरेशन में और छोटे बच्चे की तकनीकी ज्ञान में, उसके समझने की शक्ति में बहुत ज्यादा अंतर आया है। इसी प्रकार से जो आपके उद्योग हैं, धंधे हैं, उनके काम करने का तरीका है वो बिल्कुल बदलता जाता है, हर पीढ़ी के साथ बदलता जाता है। पहले आप टैक्सी बुलाते थे, टैक्सी वाले को फोन करते थे, आप फोन मिला के बैठते थे, कई घंटे बाद फोन मिलता था, बड़ी खुशी होती थी कि फोन मिल गया। अब हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल फोन है, कैमरे का युग चला गया, मोबाइल के माध्यम से फोटोग्राफी होने लगी, वीडियो रिकॉर्ड होने लगे। स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनीज आ गई, ओला उबर जैसी कंपनीज आ गई। अब आपको टैक्सी वाले को फोन नहीं करता, घर बैठ के ज्यादातर लोग अपने घर में गाड़ी बुला लेते हैं। गाड़ी वाले को भी फायदा होता है, उसको बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम नहीं लेना होता, उसे ये पता रहता है कि बहुत ज्यादा बिना मूवमेंट किए हुए, और बीच में जो उस चीज को ऑर्गेनाइज करता है वो पैसा कमा लेता है। जोमेटो वाला भी अपना पैसा लेता है, स्विगी वाला लेता है, ओला उबर वाले लेता है। एक नई व्यवस्था बन गई और जैसे जैसे समय बीतेगा व्यवस्था बदलती जाएगी। इसी प्रकार से हमारे विश्व की जो पावर इक्वेशन थी वो समय समय पे बदलती रही, और कभी 50 साल में बदली, कभी 30 साल में बदली। जैसे आपको याद होगा, जब पहले जब यूएसएसआर हुआ करता था, और यूएसएसआर एक एकत्रित राष्ट्र हुआ करता था जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग थे जो आज नहीं है, जिसमें यूक्रेन भी एक भाग था। यूएसएसआर एक महाशक्ति माना जाता था, अमेरिका एक महाशक्ति माना जाता था, चीन उतना ताकतवर नहीं था। तो ये माना जाता था कि विश्व की जो ताकत का स्ट्रक्चर है वो
बाइपोलर है। एक तरफ रूस उसके सहयोगी हैं और दूसरी तो अमेरिका और उसके सहयोगी, यूरोप अमेरिका एक तरफ और बाकी कम्युनिस्ट कंट्रीज एक तरफ। लेकिन ये दो बड़ी बड़ी शक्तियां विश्व के अंदर थी। यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर कई भागों में बटा, कुछ रणनीतिक रूप में, कुछ राजनीतिक रूप में कुछ चालें चली गई। यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर कमजोर हो गया और रूस बन गया और बाकी छोटे छोटे देश और बन गए जो अलग अलग भागों में बढ़ गए, अलग अलग उनके राष्ट्राध्यक्ष हो गए और जीवन अलग तरह से चलने लगा। वो समय था जबकि अमेरिका एक अकेली महान शक्ति बन गया और रूस बहुत कमजोर हो गया। अब इस व्यवस्था को देखते हुए चीन ने 25-30 साल पहले, जो उस समय तक बहुत बड़ी शक्ति नहीं था, उसने संतुलन को बदलने का एक नया तरीका अपनाया और उसने ये सोचा कि जिसके पास आर्थिक शक्ति होगी वही संतुलन को कायम करेगा और संतुलन को बदलेगा। इसलिए चीन ने अपना पूरा ध्यान आकर्षित किया मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, निर्माण की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ। और जहां दूसरे देशों के अंदर लोग एग्रीकल्चर से गए सर्विसेज सेक्टर की तरफ, जैसे अमेरिका भी गया, इंडिया भी गया, चीन ने दूसरा रास्ता चुना और वो एग्रीकल्चर से बढ़े मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ। तो अगर आप जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे अमेरिका में और भारतवर्ष में, तो उसमें सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, लेकिन चीन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का है। और जहां ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, वहां रोजगार भी ज्यादा उपलब्ध होते हैं और चीन एक प्रकार से विश्व का प्रोडक्शन का मेन सेंटर बन गया। ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट कम आती है, इसे अर्थशास्त्र में हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप कहते हैं। और चीन ने उसका फायदा उठाया और अमेरिका हो, इंडिया हो, पूरे यूरोप हो, हर जगह, क्योंकि लागत कम थी और क्योंकि उन्होंने मास प्रोडक्शन तब अपना ध्यान लगाया था, पूरे विश्व के अंदर माल सप्लाई शुरू कर दिया करना, अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत किया। क्योंकि उनका यह मानना था कि आर्थिक शक्ति अगर मजबूत होगी तो विश्व के अंदर आपको कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर देश की जो धुरी है वो आपके हाथ में हो। चीन एक महान आर्थिक शक्ति बन गया। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होने से, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने से सामाजिक संतुलन आ गया। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अमेरिका की ताकत थोड़ी कम हुई, रूस की ताकत थोड़ी बढ़ी, लेकिन अमेरिका के सामने चीन आके खड़ा हो गया। कोरिया भी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अगर आप देखेंगे, साउथ कोरिया अलग तरह से डेवलप हुआ और नॉर्थ कोरिया अलग तरह से डेवलप हुआ। नॉर्थ कोरिया साम्यवादी देशों के साथ रहा, रूस और चीन के साथ रहा, अमेरिका का प्रतिद्वंदी रहा, और साउथ कोरिया, जापान, ये वेस्टर्न पावर्स की तरफ रहे। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने चीन की मदद से अपने को एक बड़ी शक्ति बना लिया और एक ऐसी पावर इक्वेशन बनी पूरे विश्व के अंदर जिसमें अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया हो गए। भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को भांप लिया था कि ऐसा होगा आगे आने वाले समय में, इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। न इधर न उधर, गुण दोष के आधार पे जो सही रास्ते पे होगा उसके साथ हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप अमेरिका के साथ रहें, जरूरी नहीं कि आप रूस के साथ रहें। रूस को भी पूरी तवज्जो दी, उससे युद्ध के उपकरण खरीदे, अमेरिका से भी अच्छा रखा। और क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत उसके साथ रहे, बड़ा राष्ट्र है, तो अमेरिका ने हमें सम्मान दिया जिसके हम हकदार थे। रूस ने भी हमको सम्मान दिया। और कई बार ऐसी स्थिति आई कि हमें अमेरिका के इन्फ्लुएंस से रूस ने बचाया, लेकिन रूस के कमजोर होने के बाद पावर इक्वेशन बदल गई और पिछले 11 साल के अंदर हम अमेरिका की तरफ ज्यादा झुके। अमेरिका से अस्त्र हमने खरीदने शुरू कर दिए, फ्रांस और स्वीडन से खरीदने शुरू कर दिए, और रूस को थोड़ा सा, लेकिन रूस से तब भी हमारे, क्योंकि पुराने अस्त्र उनसे हमने खरीदे थे, इसलिए उनकी जो आपूर्ति थी वो हमें बरकरार रखनी पड़ी। और हम, लेकिन जो पावर इक्वेशन थी वो बदल गई। अब इस पावर इक्वेशन को ईरान ने पूरी तरह से बदल दिया। ईरान ने कैसे बदला? देखिए, ये एक भ्रांति थी और ये मानना था लोगों का, इजराइल एक महाशक्ति है
और जिसे अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, यूरोप का पूरा सपोर्ट है। जब जर्मनी से यहूदी भगाए गए थे तो वो इजराइल में जाके बस गए थे। आसपास के पैलेस्टीनियन एरिया पे उन्होंने लोगों को खदेड़ के अपना साम्राज्य बना लिया था। गाजा पट्टी, पैलेस्टीनियंस, और एक पैलेस्टीनियंस और इजराइल के बीच में युद्ध लगातार पिछले 80 सालों से चल रहा है। भारत की हमेशा घोषित नीति थी कि वो पैलेस्टीनियंस के साथ रहेगा और इजराइल का विरोध करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, सबने हमेशा पैलेस्टीनियन के साथ रहे। और उसकी वजह से जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड थी, जिसके बाद तेल की खोज होने की वजह से ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वो हमेशा भारतवर्ष के साथ खड़े रहे। पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हमारे डिस्प्यूट की वजह से। और उन्हीं की वजह से कश्मीर समझौता होने के बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, सब हमारे साथ खड़े रहे। लेकिन ईरान ने पूरी इक्वेशन को बदल दिया। अब ये देखिए कैसे बदला। जो एक भ्रांति थी कि इजराइल बहुत महान देश है, अमेरिका ने षड्यंत्र रच के लीबिया हो, इराक हो, सऊदी अरेबिया हो, बाकी सारे देशों के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और वहां पे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया, एयर बेसिस बना दी। केवल एक देश था जो इससे मुकाबला कर रहा था। एक जमाने में इराक भी क्या करता था, लीबिया भी क्या करता था, सद्दाम हुसैन भी होते थे, कर्नल कदाफी भी होते थे, लेकिन सबको ध्वस्त करते हुए और ये बताते हुए कि इन लोगों ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना दिए हैं, अमेरिका ने अपनी फेवरेबल रिजीम वहां बना दी। अमेरिका को लगा इस पूरे रीजन के अंदर केवल ईरान एक ऐसा देश है जो कि उनके वर्चस्व को चुनौती देता है। सैंक्शंस लगाए गए, रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए गए, उसकी वित्तीय स्थिति को खराब करने का प्रयास किया गया। अच्छा, ईरान ने इस बात को समझ लिया, पिछले 30 साल पहले समझ लिया। तो उसने कहा कि अगर हमको सरवाइव करना है तो हमें अमेरिका से सावधान रहना पड़ेगा, अमेरिका ने, ईरान ने। और उसने कॉन्फिडेंशियली अपने न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने शुरू किए, टेक्नोलॉजी डेवलप करने की शुरू की, एक पंक्ति तैयार की पूरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, जिसमें उसे नॉर्थ कोरिया का, चीन का और रूस का सहयोग मिला। और उसने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स बना ली, ऐसी सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना ली, जिसका पूरे विश्व को इतना भान नहीं हुआ कि इतनी बड़ी शक्ति उसने पैदा कर ली। और ये इधर मैसेज उसने क्रिएट होने दिया कि इजराइल के पास एक आयरन डोम है और जिसकी वजह से ईरान सबसे सुरक्षित विश्व का है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, अडानी जी ने वहां का पोर्ट लेके अपना निवेश करके सोचा सुरक्षित देश है, इस पे कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा, तो दिस इज द प्रॉपर प्लेस वेयर वी कैन एस्टैब्लिश आवर इंडस्ट्री। अब जो गुमान था अमेरिका को, इजराइल को, यूरोप को कि जब चाहेंगे ईरान को रौंद देंगे, तो उन्होंने प्रेरित किया इजराइल को कि आप ईरान पे अटैक कर दीजिए। ईरान पे अटैक कर दिया इजराइल, और इस आधार पे किया कि न्यूक्लियर स्टेशन बनाने का, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लगाने का अधिकार ईरान को नहीं है, जबकि विश्व के 10 देशों के अंदर है। इजराइल के पास भी न्यूक्लियर अपनी आर्सेनल है। तो अगर पूरे अरब कंट्रीज में केवल इजराइल के पास है तो ईरान के पास क्यों नहीं हुई, इसका कोई औचित्य तो था नहीं। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, ये अंदेशा था नहीं वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूरोप को और अमेरिका को, ईरान इस प्रकार से बदला लेगा और इस प्रकार से जवाब देगा। ईरान ने जो उसने आर्सेनल बना रखा था, जो उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रखी थी, उसका जब आक्रमण शुरू किया तो इजराइल का जो पूरा आयरन डोम था वो ढहना शुरू हो गया। और ईरान ने बिल्कुल, जो कल्पना कोई नहीं कर सकता था, इजराइल को इस प्रकार से रौंद दिया, जो नहीं सोच सकता था कि इजराइल का भी ऐसा हश्र हो सकता है। इक्वेशन बदल गई, पावर इक्वेशन बदल गई। और इसमें और चालाकी की ईरान ने, क्योंकि आप जानते हैं ईरान के अंदर भी जो सत्ता परिवर्तन हुआ था, पहले वहां भी एक लिबरल सरकार थी, अमेरिका परस्त सरकार थी शाहरान की। बाद में 35-40 साल पहले परिवर्तन हुआ था शाह ईरान का, अफगानिस्तान में भी हुआ था, और एक नई टाइप की रिजीम आ गई थी, अयतुल्लाह खुमैनी। और अब उन्हीं के प्रेडेसेसर पिछले 40-50 साल से उसी व्यवस्था को आगे चला रहे हैं, जहां पे धर्म सर्वोपरि है, लेकिन साइंस को भी उन्होंने इग्नोर नहीं किया। अब उसने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के सेंटर्स बनाने शुरू कर दिए, और उसमें रूस का, नॉर्थ कोरिया का और चीन का सहयोग भी ले लिया। अच्छा, जब इजराइल की इधर पिटाई हुई ईरान के द्वारा,
तो अमेरिका ने यह सोचते हुए कि हमें अपनी जो पावर इक्वेशन है उसको बरकरार रखने के लिए और वर्ल्ड को ये मैसेज देने के लिए हम इतने ताकतवर हैं, उसने अपने जो बंकर बस्टर बम्स हैं उससे ईरान के ऊपर बम वर्षा करनी शुरू कर दी। और चाहते थे वो एक वर्ल्ड को मैसेज देना, उनके पास ऐसे बम है जो विश्व में किसी के पास नहीं है, जो 200-250 फीट नीचे भी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बनाए हुए हैं ईरान ने उसको तोड़ दें और उसके बाद अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखें। ईरान ने चालाकी से वो जो एनरिच्ड यूरेनियम था उसे वहां से हटा दिया। अब खबरें हैं कि वो अननोन प्लेसेस में हटा दिया गया और ये भी खबरें हैं कि वो रूस की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया। तो जब वो अटैक हुआ, एक तो डैमेज नहीं हुआ, दूसरा क्योंकि यूरेनियम वहां पे नहीं था एनरिच्ड, इसलिए जान मान की हानि भी नहीं हुई और आसपास एक मैसेज चला गया कि अमेरिका का जो ये बंकर बस्टिंग बम्स हैं इन्होंने कोई काम नहीं किया, इक्वेशन बदल गई। और एक चालाकी और की ईरान ने कि जो उसका समुद्र के पास का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था जहां पे रूस के अधिकारी काम कर रहे थे, वहां अमेरिका ने अटैक इसलिए नहीं किया कि वहां अटैक करेगा तो रूस को एक प्रकार से चैलेंज करेगा और वो समुद्र के पास है, तो अगर समुद्र पॉल्यूट होता है तो पूरे अरब कंट्रीज के अमेरिका के खिलाफ एक माहौल बन जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट बना लिया उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का कि अमेरिका चाह कर भी उस पर अटैक नहीं कर सकता, करेगा तो मुश्किल और नहीं करेगा तो मुश्किल। ईरान ने पूरी पावर इक्वेशन को चेंज कर दिया। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का भाषा कैसे बदल गई। पहले वो कहते थे कि इजराइल इज ए स्ट्रॉन्ग नेशन, नोबडी कैन बस्ट। नाउ व्हाट ही सेज इज, अब वो क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कह रहे हैं कि इजराइल का चेहरा बदल दिया ईरान ने। ईरान इज ए ग्रेट ट्रेडिंग कम्युनिटी और उनके पास क्योंकि तेल है इसलिए वो सर्वाइव कर जाएंगे। इसका माने वो मैसेज दे रहे हैं कि भाई इक्वेशन चेंज हो गई है तो ईरान से संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे और हो सकता है थोड़े दिनों में आपको ये खबर मिल जाए, हो सकता है कि ईरान पे सैंक्शंस हटा दें क्योंकि इक्वेशन को बदल दिया है और अमेरिका को मैसेज दे दिया है कि यू विल नॉट बी एबल टू इग्नोर अस, लव अस और हेट अस बट डोंट इग्नोर अस। नॉर्थ कोरिया ने भी मैसेज दे दिया, चीन ने भी मैसेज दे दिया, रूस ने भी मैसेज दे दिया कि हम तुम्हें पीछे से मदद करते रहेंगे और तुम चैलेंज करते रहो। और ईरान ने भी ये कर दिया कि अब हम झुकेंगे नहीं, अगर हम पे अटैक हुआ तो इजराइल को भी रौंदेंगे। उन्होंने यहां तक कि कतर के अंदर अमेरिका के एयर बेसिस भी अटैक कर दिया और ये मैसेज दे दिया कि हम अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे और पूरी वर्ल्ड में मैसेज चला जाएगा कि एक छोटा सा देश अमेरिका के एयर बेसिस में भी अटैक करने की हिम्मत कर सकता है। तो इससे तो पावर इक्वेशन बिल्कुल बदल जाएगी। तो आज के तारीख में जो पावर इक्वेशन है और जिस तरह से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का मसला है, जिस प्रकार से विश्व दो भागों में बढ़ चुका है, एक तरफ पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई, वो अमेरिका वाले भी चाह रहे हैं, इसलिए उनके फील्ड मार्शल को बुला के डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खाना खिलाया, ये हमारी तरफ रहें, चीन की तरफ ना चले जाएं। चीन क्योंकि एक कॉरिडोर बना रहा है तो चीन के लिए भी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की है। रूस भी जो हमारा मित्र था और हमेशा हमारा साथ दिया था वो भी इस लॉबी की तरफ जाने लगा क्योंकि अमेरिका से उसकी दोस्ती संभव नहीं है और क्योंकि पाकिस्तान ने वो वाली पोजीशन जो हमारी हमेशा रहती थी वो ले ली और हम इधर भी नहीं रहे और उधर भी नहीं रहे, इसके बावजूद कि हमारी बहुत बड़ी शक्ति और हम बहुत बड़े ताकतवर देश है। और फिर क्यों चारों तरफ से चीन ने हमको घेर लिया, बांग्लादेश के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से, श्रीलंका के माध्यम से, मालदीव के माध्यम से, ये हमारी जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें समस्या आ गई। जैसे हमने ये ऑपरेशन सिंदूर किया और हमने मैसेज दिया क्योंकि हमारे आतंकवादी ठिकानों पे, हमारे पर्यटकों पे आतंकवादियों, पाकिस्तान आतंकवादियों ने हमला किया है, इसलिए हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे। लेकिन किया तो, लेकिन जब हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी और उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर रही थी, अचानक 3 दिन के बाद युद्ध विराम हो गया। अमेरिका ने कराया या भारत ने कराया, पाकिस्तान ने कराया, वो अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक मैसेज चला गया कि जो सेना कर सकती थी वो सेना को नहीं करने दिया और वरना सेना पाकिस्तान के सारे आतंकवादी ठिकानों को खत्म कर देती और हमारी शक्ति अचानक बढ़ जाती और पावर इक्वेशन चेंज हो जाती। तो जो पावर इक्वेशन हम चेंज कर सकते थे उसको वास्तविकता में ईरान ने बदल दिया। और आज के तारीख में ईरान जो बिल्कुल इग्नोर्ड कंट्री था, जिसपे सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखे थे, वो अचानक एक पूरी इक्वेशन को बदलने वाला, जिसको डिसरप्टर कहते हैं इंडस्ट्री वर्ल्ड में, जैसे पहले मैंने आपको बताया जोमैटो है, स्विगी है, ओला, उबर है, ये व्यवस्था को इन्होंने डिसरप्ट किया था। इसी प्रकार से ईरान ने पूरी जो विश्व की व्यवस्था है उसको डिसरप्ट कर दिया और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के खड़ा हो गया।
और आज के तारीख में न तो रूस चीन की लॉबी उसको इग्नोर कर सकती है, ना अमेरिकन यूरोपियन लॉबी उसको चैलेंज कर सकती है। और उसने कहा कि लव अस और हेट अस बट यू कैन नॉट इग्नोर अस। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। भारत को बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। हमारे देशवासियों को एकजुटता की आवश्यकता है। 145 करोड़ लोगों को इग्नोर करना विश्व के लिए संभव नहीं है, लेकिन हमारी जो वैश्विक परिस्थिति है उसको आंकते हुए उसी प्रकार के हमें मूव्स करने होंगे जैसे अभी ईरान ने करके अपने को अचानक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया है। क्योंकि भारत के पास शक्ति बहुत है, लेकिन बड़ी सहजता की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा प्लानिंग की आवश्यकता है, और विश्व के अंदर पावर इक्वेशन के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है, जिसकी हम प्रभु से कामना करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।